हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ। दीदी, आप अकेले नहीं हो। आज सुबह से रवीना का मन बहुत बेचैन था, तो उसके पति मुकेश कहने लगी, क्या हुआ रवीना, कुछ परेशान सी लग रही हो। पता नहीं, आज बड़ी दीदी की बहुत याद आ रही है। जब जीजा जी दुनिया से गए थे तब उनसे मिली थी, टेलीफोन पर भी बात नहीं हो पा रही है। जब फोन मिलाओ बहू कह देती हैं सो रही हैं, मंदिर गई हैं। क्या करे रवीना, मुंबई से दिल्ली जाना इतनी जल्दी हो नहीं पाता। मुझे भी दीदी से बात करे काफ़ी समय हो गया है। सुषमा दीदी मुकेश की सबसे बड़ी बहन थी। उनसे दो छोटे भाई दो बहन और हुए थे, पर गांव में फैसिलिटी की कमी में वह बच नहीं पाई। उसके बाद मुकेश हुए थे, इसलिए दोनों भाई बहनों में काफ़ी उम्र का अंतर था। जब रवीना ब्याह कर आई तब उसकी सासू माँ और ससुर जी नहीं थे। उन्होंने ही सासू माँ की ममता दी थी। शादी के पूरे 1 महीने बाद तक रही थी, ताकि मुझे नए घर में किसी तरह की परेशानी ना हो। शुरू से ही उनका और मेरा कहने को नंद भाभी का रिश्ता था, पर वह मुझे अपनी छोटी बहन की तरह ही प्यार करती थी। दीदी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, बस अपना नाम लिखना जानती थी। फिर भी उन्होंने अपने चारों बेटों को पढ़ा लिखा कर खूब लायक बनाया था। बहुत बड़ा बंगला था उनका। जीजाजी बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, घर नौकरों से भरा रहता था और दीदी राजरानी की तरह राज करती थी। तीनों बड़े बेटे इंडिया से बाहर अपने परिवारों के साथ बस गए थे। छोटे बेटे ने जीजाजी का बिजनेस संभाल लिया था। दीदी का छोटा बेटे से लगाव भी ज़्यादा था। दिल्ली में दीदी अपने छोटे बेटे बहू और पोता पोती के साथ रहती थी। मेरे भी दो बच्चे थे। बेटी की शादी कर चुकी थी, बेटा डॉक्टर की तैयारी कर रहा था और मेरे पति मुकेश वकील थे। मैं पढ़ी लिखी थी पर नौकरी नहीं करती थी। मैं मुकेश से कहा, आप मेरी हवाई जहाज़ की टिकट बुक करवा दीजिए, मैं कल ही दीदी से मिलने जाऊँगी। तो वह कहने लगे, ठीक है। शाम को बाजार में जाकर बेटे बहू पोता पोती और दीदी के लिए गिफ्ट ले आई। नंद के घर पर खाली हाथ जाना अच्छा नहीं लगता। अगले दिन उन्होंने मुझे फ्लाइट में बिठा दिया। अब मैं सही समय पर दिल्ली पहुंच गई। एयरपोर्ट से टैक्सी करके सीधी दीदी की कोठी के आगे उतरी। वॉचमैन दरवाज़ा खोल दिया। मैं अंदर जाने लगी तो देखा दीदी एक तरफ पेड़ की छाँव में बैठी थी। उन्होंने काफ़ी पेड़ लगा रखे। मैं उनके पास गई और पैरों के हाथ लगाए, प्रणाम दीदी। तो वे ऊपर चेहरा करके देखते, अरे रवीना भाभी, तुम यहाँ कैसे। दीदी, आपकी बहुत याद आ रही थी इसलिए मिलने चली आई। आप यहाँ पर अकेली क्या कर रही हो। तो मुझे वे अंदर सर्वेंट क्वार्टर में ले जाते हो। मुझे यहाँ क्यों ले आई दीदी। भाभी, अब मैं यहीं रहती हूँ। फिर बताती हैं कैसे उन्हें घर से बाहर निकाल दिया और जब मन करता है बचा खुचा खाना दे जाते हैं। दीदी, आपने मुझे फ़ोन करके क्यों नहीं बताया। मैं अभी खबर लेती हूँ राजू की। और शालिनी, उसको भी शर्म नहीं आई। भाभी, आप कुछ मत कहना, अब उनकी नज़रों में शर्म नहीं है, कहीं आपको ना कुछ कह दें। दीजिए, मकान किसके नाम पर है। भाभी, मकान तो मेरे नाम पर कागज़ राजू ने अपने कब्जे में कर रखे हैं। कोई बात नहीं दीदी, मैं अंदर जाती हूँ और उन्हें कुछ नहीं कहूँगी कि मुझे सब कुछ पता है। फिर मैं जाकर डोरबेल बजाती हूँ तो शालीन दरवाज़ा खोलती है। रवीना को सामने देखकर एक बार तो चौंक जाती है। अरे मामी जी, आप आपका ना कोई टेलीफोन ना कोई खत, बहू सब कुछ दरवाजे पर ही पूछ लेगी। क्या राजू कहाँ है। यह अंदर है मामी जी। तो मैं अंदर चली जाती हूँ। इतनी देर में राजू भी आ जाता है। बहुत जल्दी से मेरे लिए पानी लेकर आती है। फिर चाहे चाय वह नाश्ता लगाती है। दोनों के चेहरे पर एक डर था। तो मैं बातों को घुमाते हुए कहा, मैं तो यह सोचकर आई थी दीदी से 10 लाख रुपए लूँगी। तुम्हारे छोटे भाई की मेडिकल की पढ़ाई के लिए चाहिए थे। धीरे धीरे करके वापस दे देती, पर दीदी तो खुद ऐसी हालत में, तो वह मेरी मदद कहाँ से करेगी। तो राजू के चेहरे पर चमक आ गई। अरे मामी जी, आप ऐसा क्यों सोचती हो। मैं भी तो आपके बेटे जैसा हूँ। मैं करूँगा अपने छोटे भाई की मदद और आपको रुपये वापस देने की भी ज़रूरत नहीं है। सच में राजू, तुमने तो मेरी सारी परेशानी दूर कर दी। जुग जुग जियो बेटे। वैसे तुमने अच्छा करा जो तुम्हारी माँ को सर्वेंट क्वार्टर में रहने के लिए भेज दिया। पूरी उम्र हो गई राज करते हुए, अब वही करती रहेंगी। अच्छा राजू, एक बात तो बताओ, यह कोठी किसके नाम पर है। माँ के नाम पर है जी। अरे मेरे भोले बेटे, तुमने अभी तक अपने नाम क्यों नहीं करवाया। कल को तुम्हारे भाई हिस्सा लेने के लिए खड़े हो जाएंगे। पर मामी जी, वह तो विदेश में रहते हैं। अरे बेटा, तुम्हें नहीं पता लालच में इंसान क्या क्या कर जाता है। तुम तो बहुत सीधे हो। मैं ऐसा करती हूँ, तुम्हारे मामा के पास फ़ोन करके तुम्हारे नाम के कागज़ बनवाती हूँ। उस पर तुम अपनी माँ के साइन ले लेना, फिर यह पूरी कोठी तुम्हारी हो जाएगी। ठीक है मामी जी, आपने सही टाइम पर आकर सब कुछ संभाल लिया। नहीं तो कल को भैया आ जाते तो मैं क्या कर पाता। पति पत्नी अपनी होशियारी पर बहुत खुश हो रहे थे। 10 लाख रुपए मामी हमारी तरफ हो गई। 2 दिन बाद कोरियर से कागज आ जाते हैं। राजू अपनी होशियारी में कागज बिना पढ़े
अपनी माँ के साइन भी करवा लेता है और खुद भी कर देता है। रवीना कोठी के पहले पेपर भी अपने कब्जे में ले लेती है और छुपा देती है। शाम को राजू बाहर घूमने जाने का प्रोग्राम बनाता है तो रवीना मना कर देते। दोनों पति पत्नी घूमने चले जाते हैं। अब होता है रवीना का काम शुरू। वह कुछ लोगों को बुलाकर उनको मकान की चाबी देती है और सुषमा दीदी का सामान लेकर तैयार होकर बैठ जाती है। कुछ देर बाद राजू और शालिनी आते हैं तो वह पूछता है, मामी जी यह कौन है? बेटा यह वृद्धाश्रम वाले हैं। तुम्हारी माँ ने कोठी दान में दे दी है और तुम्हारी माँ अब से हमारे साथ रहेगी। तुम अपना इंतजाम देख लो कहाँ करना। मामी जी आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकती, आपने हमें धोखा दिया है। नहीं बेटा, जो तुमने अपनी माँ के साथ किया था वही लौटकर तुम्हारे पास आया है। मामी जी मेरे 10 लाख रुपए तो दे दीजिए। नहीं बेटा, वह तो मैं तुम्हारी माँ को दे दी ताकि उन्हें ऐसा ना लगे वह किसी पर बोझ है। अब मैं तो जा रही हूँ अपनी दीदी को लेकर। अब तुम लोगों को कहाँ रहना है, कैसे रहना है, क्या काम करना है, बस तुम देखो। दोनों पति पत्नी लुटे पीटे एक दूसरे की तरफ देख रहे थे कि यह हमारे साथ क्या हो गया। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।